नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी जीवन कहानी में। मैं अनीता हूँ और आज मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा अध्याय सुनाने जा रही हूँ जिसे किसी और से कभी नहीं बांटा। दोस्तों, मैं अब तक 2 शादी कर चुकी हूँ। मेरी पहली शादी बस 21 साल की उम्र में हुई थी। मेरे पति का नाम रोहित था। रोहित से मिलकर ऐसा लगा था जैसे जिंदगी सजने लगी हो। लेकिन हमारे सुहाग के मात्र 6 महीने बाद ही एक भयानक कार दुर्घटना में मैं उन्हें हमेशा के लिए खो बैठी। जिस उम्र में लड़कियां अपने सपनों के महल सजाती हैं, वो मैं विधवा के काले कपड़ों में सिमट गई। मैं सिमट गई। घर वालों के लिए मैं सिर्फ एक बोझ बन गई थी। 2 साल बीते, मेरे आंसू सूखे नहीं थे कि परिवार वालों ने मेरी दूसरी शादी करने का फैसला किया। मेरे दूसरे पति का नाम राजेश है। राजेश मेरा पति, जो उम्र में मुझसे 24 साल बड़े थे। इसका मतलब वो अब भी जवान नहीं था। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो मुझे कभी वो खुशी नहीं दे पाते जो एक नई नई दुल्हन को चाहिए होता है। उनके साथ मेरे नए जीवन की शुरुआत हुई। एक प्रतिष्ठित व्यापारी, बड़ा बंगला, पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन मेरी आत्मा के खाली कोनों को भरने वाला कोई नहीं था। मेरी माँ हमेशा कहती, अनीता बेटी, तुम्हारे लिए तो भाग्यशाली हो कि राजेश जी जैसे अच्छे घराने में दूसरी शादी हो गई। लेकिन वो क्या जाने कि सोने के पिंजरे में भी पंछी घुटन महसूस करता है। राजेश मेरा पति अक्सर काम में व्यस्त रहते। रात को घर आते तो बस खाना खा, हाँ आलिया पूछकर अपने कमरे में चले जाते। कभी कभी तो महीनों विदेश यात्रा पर रहते। उनके होते हुए भी मैं अकेली थी, एक औरत की जो शारीरिक और भावनात्मक नीड जरूरतें होती हैं। को घर में काम के लिए सविता आंटी थी। वो सब काम संभालती थी और मैं अपने खाली समय में सिर्फ टीवी सीरियल देखकर या फोन पर फिल्में देखकर अपना मन बहलाती। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी जब अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन सविता आंटी ने फोन किया और बोली, मैम साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आ पाऊंगी। तो मैं बोली, कोई बात नहीं आंटी, आप आराम करें। फिर सविता आंटी बोली, लेकिन मैम साहब, काम का क्या होगा? मैं अपने बेटे विशाल को भेज दूंगी, बड़ा समझदार है, सारा काम अच्छे से कर लेगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा। अगले दिन सुबह डोरबेल बजी। जब मैंने दरवाजा खोला, मानो समय थम सा गया। मेरे सामने खड़ा था एक युवक, लंबा, गठीला और आकर्षक चेहरा लिए। उसके काले बाल, गहरी आंखें और मुस्कुराते होठ देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नमस्ते भाभी जी, मैं विशाल, माँ ने भेजा है, उन्होंने बताया होगा। उसकी आवाज में एक मधुरता थी जो मेरे कानों में रस घोल गई। तो मैंने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ हाँ, आओ अंदर। सविता आंटी के बेटे विशाल ने अपना काम शुरू किया। वो सविता आंटी से भी ज्यादा कुशलता से घर के काम निपटा रहा था। मैं चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। जब वो झुककर फर्श साफ करता, उसकी मांसपेशियां कमीज के नीचे से उभरती। जब वो पानी पीता, उसका गला ऊपर नीचे होता। हर छोटी हरकत मुझे मोहित कर रही थी। भाभी जी, और कुछ काम है? तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। मेरे लिए ये आशीर्वाद था। मैं सुबह जल्दी उठने लगी, अपने बाल संवारने लगी, थोड़ा मेकअप करने लगी, सिर्फ विशाल के आने से पहले तैयार होने के लिए। मैंने अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना शुरू किया। कभी गहरी गर्दन वाला सूट, कभी पीठ खुली हुई कुर्ती। मेरी नजरें हमेशा उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए तरसती। लेकिन विशाल जैसे किसी देवदूत की तरह हमेशा सम्मान से पेश आता। एक दिन मेरे पति ने बताया, अनीता, मुझे 2 हफ्ते के लिए सिंगापुर जाना है। एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मेरा दिल एक पल के लिए धड़का और मन ही मन में सोची, 2 हफ्ते विशाल के साथ अकेले। मेरे पति ने आगे कहा, वैसे ये लड़का विशाल कैसा है? सविता आंटी के बेटे के बारे में तुमने बताया था। मैंने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छा काम करता है, सारा घर चमका देता है। मेरे पति राजेश ने मुझे देखकर कहा, अकेली रहोगी इसीलिए थोड़ा चिंता है, पर ये लड़का है तो कोई डर नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे पति के जाने के बाद क्या होगा, चल इसी सोच में डूबी रही। अगले हफ्ते मेरे पति चले गए। पहली बार मुझे उनके जाने का दोहक नहीं था। विशाल आया और उसने घर के काम में लग गया।
मैंने उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर तरीके आजमाए। कभी उससे कॉफी मंगवाती, कभी कहती कि मेरे कमरे में पंखा ठीक करे। मेरे कपड़े और अधिक आकर्षक और उत्तेजक हो गए थे। एक शाम मैंने हिम्मत जुटाई और विशाल से कहा, तुम बहुत अच्छे हो विशाल, तुम्हारे साथ बात करते हुए अच्छा लगता है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बहुत अच्छी हैं भाभी जी। मुझे भाभी जी मत कहो, सिर्फ अनीता कहो, मैंने धीमे से कहा। विशाल असहज हो गया। जी वो हकलाने लगा। मैंने उसके करीब जाकर कहा, क्या तुम समझते नहीं विशाल, मैं अकेली हूं, तुम अकेले हो, क्यों ना हम। यह सुनते ही विशाल ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, भाभी जी ये ठीक नहीं है, मैं यहां सिर्फ काम करने आया हूं। वो कमरे से बाहर चला गया और मैं सिर्फ देखती रह गई। मेरे अंदर का तूफान और भड़क उठा। मैंने इतनी हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कही थी और उसने मुझे ठुकरा दिया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अगले दिन से मैंने अपनी कोशिशें और बढ़ा दी। मैं जानती थी कि विशाल भी मुझसे आकर्षित है, बस उसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। हर दिन हर पल मेरा दिल सिर्फ विशाल के लिए धड़कता। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखती, उसके चेहरे पर आती हर भावना को पढ़ने की कोशिश करती। मेरी चाहत थी कि वो स्वेच्छा से मेरे पास आए, मुझे अपनाए। मैंने अपनी सारी शर्म त्याग दी थी और अब मैं एक ऐसे मोड़ पर थी जहां पीछे मुड़ने की कोई राह नहीं थी। विशाल मेरे लिए सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं था, वो मेरे अकेलेपन का साथी था, मेरी आत्मा का पूरक था। लेकिन विशाल हर बार मेरे प्रयासों को नजरअंदाज करता। वो मुझसे दूरी बनाने लगा था। जब भी मैं उसके करीब जाती, वो अभी भी धड़क रही थी। मैं विशाल को पाना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। मुझे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन से मैंने अपना रवैया बदल दिया। मैंने उससे सीधे कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने व्यवहार से उसे यह एहसास दिलाने लगी कि मैं उसके बिना अधूरी हूं। मैं कभी कभी उदास दिखती, कभी खुश। उसके सामने ऐसे कपड़े पहनती जो उसके मन में हलचल मचा दे। विशाल अब असहज महसूस करने लगा था। मैं जानती थी कि वो भी मेरी ओर आकर्षित है, लेकिन अपने सिद्धांतों के कारण दूर रह रहा है। मेरे मन में एक नई योजना आकार ले रही थी। अब मैं उस युवक को अपना बनाकर ही रहूंगी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में विशाल के प्रति बढ़ते आकर्षण ने मुझे बेचैन कर दिया था। अचानक मेरे मन में एक विचार आया, शायद अगर मैं उसकी मदद मांगूं तो वो मेरे करीब आएगा। मैंने अपने आप को साधारण कपड़ों में ढका और रात के सन्नाटे में सीढ़ियों की ओर बढ़ी। मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था, जबकि विशाल नीचे नौकरों के कमरे में रहता था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, मेरा पैर वास्तव में फिसल गया और मैं गिरने लगी। आयोवा मेरी चीख पूरे घर में गूंज गई। चंद सेकंड में ही विशाल दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। भाभी जी आप ठीक तो है? उसने घबराहट से पूछा। मैं दर्द से कराते हुए बोली, मेरा पैर शायद मोच आ गई है, मैं उठ नहीं पा रही हूं। विशाल ने झुककर मेरे पैर को देखा और फिर कहा, दी आपको तुरंत कमरे में ले जाना होगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने दर्द भरी आवाज में सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कह दिया। विशाल ने धीरे से मुझे अपनी बाहों में उठाया। मेरे शरीर के उसके शरीर से लगते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और पल भर के लिए मुझे लगा कि उसकी आंखों में भी कुछ था, शायद चिंता से कहीं ज्यादा कुछ। वो मुझे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ाकर मेरे कमरे तक ले गया। मैंने अपनी बाहें उसके गर्दन के चारों ओर डाल रखी थी और अपना सिर उसके कंधे पर रखा हुआ था। उसका गर्म सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रहा था। मेरे लिए समय जैसे थम सा गया था। मेरे कमरे में पहुंचकर उसने बड़ी सावधानी से मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए, इसलिए मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। विशाल मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने भावुक होकर कहा कि मैं अकेली महसूस करती हूं। क्या तुम समझ नहीं सकते कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? विशाल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, भाभी जी आपको डॉक्टर की जरूरत है, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूं। मैंने उसका हाथ
और मजबूती से पकड़ा। नहीं, अभी नहीं, बस थोड़ी देर मेरे पास